Ladies and gentlemen, Honorable Chief Guest Sri Nitin Gadkari ji, Honorable Union Minister for Road Transport and Highways and Shipping, Government of India, earlier served as the President of the Bharatiya Janata Party, also known for his works during his tenure as a Public Works Department Minister in the state of Maharashtra, when he constructed a series of roads, highways and flyovers across the state, including the Yashwantrao Chavan Mumbai-Pune Expressway. As the Honorable Union Minister, in a short span of 1 year, he steered the ministry to achieve many feats. One of the major achievements was discontinuation of the fee collection on 62 toll plazas, creation of National Highway Toll Information System, ETC system, CCTV surveillance system, cashless treatment for road accident victims, wayside amenities on national highways, security of women in public road transport, etc. And some of the unique achievements of the ministry under his able guidance include the successful evacuation of Indians from Yemen, transportation of coal through the Ganga, and promotion of inland water transport. And ladies and gentlemen, it is a matter of great honor and privilege that he's gracing this occasion as the Honorable Chief Guest today. And I have the proud privilege in inviting our Honorable Chief Guest to address the audience present here. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome our Honorable Minister for the address. Honorable Minister, आदरणीय टी नागेश्वर राव जी, मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहयोगी बीबी पाटिल, केपी रेड्डी जी, आईआरसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस पोरवाल, आईआरसी के सेक्रेटरी जनरल नाहर, मंच पर उपस्थित आईआरसी के सभी ऑफिस बेयरर्स और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं 77 एनुअल सेशन जो आईआरसी का हो रहा है, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। हमारे देश के विकास में हमारे रोड सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर रोड अच्छे बनेंगे तो ही देश का विकास हो सकता है। मैं अनेक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनके प्रसिद्ध वाक्य का बार बार उल्लेख करता हूं और विशेष रूप से उसको याद रखता हूं। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए हिंदुस्तान को समृद्ध और संपन्न बनाना है तो अच्छे रोड बनाए बिना ये संभव नहीं है। और इसलिए जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से रिलेटेड आप सब लोग हैं, आपके जीवन में आपके स्टेटस को, आपके रिकॉग्निशन को जितना अच्छा काम होगा, जितने अच्छे रोड बनेंगे, उतने आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान इस देश में और समाज में बढ़ने वाली है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से समय के अनुसार हमें इस क्षेत्र की विजन किस प्रकार से रखनी चाहिए, इसका विचार आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन को विशेष रूप से करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग एक परिवर्तनशील समाज के घटक हैं। जो कल था वो आज नहीं है और आज है वो कल नहीं है। और समयानुकूल हमारे क्षेत्र में उचित समय पर अगर उचित निर्णय अगर होंगे तो उसका फ़ायदा हमारे देश को, हमारी जनता को बड़े प्रमाण पर होगा। हमारे देश में टोटल 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है, जिसमें से राष्ट्रीय महामार्ग ये केवल 96,000 किलोमीटर था।
और ये 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग पर देश का 40% ट्रैफिक चल रहा था। इन्हें 2% रोड पर 40% ट्रैफिक। और इसका परिणाम ये है कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये हमारे संवेदनशील मन को अस्वस्थ करने वाली बात है। और इसलिए मैं आप सब स्टेक होल्डर्स के रूप में आप सब इंजीनियर्स कम्युनिटी को आह्वान करूंगा कि जिसकी जो भी जहां जिम्मेदारी है उसका उपयोग करके हम आने वाले भविष्य में ये रोड हादसे में जो लोगों की मृत्यु हो रही है, इन निरपराध लोगों की जान कैसे बचाए, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक अनुरोध है। जिनके जिनके संबंध में जो बातें करने लायक है उसके लिए अपने मन में विचार करके आपने निर्णय करना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। सरकार की लेवल पर जो निर्णय करना है वो जिम्मेदारी सरकार की है, मंत्री की है, हमारे सचिव की है, हमारे अधिकारियों की है। और हमने पहला निर्णय ये किया है कि जो 96,000 किलोमीटर की रोड लेंथ है इसको हमने 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय किया है। जो राष्ट्रीय महामार्ग होगा, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज हम 1,65,000 किलोमीटर को राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में और 35,000 किलोमीटर ऐड करेंगे। अभी तेलंगाना के हमारे पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर बता रहे थे, हमने उनके राष्ट्रीय महामार्ग को दुगना कर दिया है। और जब भी मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी या यहाँ के एमपी जब भी मुझे मिलते हैं और जो भी बात को लेकर मिलते हैं, मैं ऐसा एक हमारा विभाग है कि इन्होंने कई भी 100% बातों पर हमने अमल किया और वो काम किया है। 100% कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, 150% कहना ज़्यादा उचित होगा। जो मांगने के लिए है उससे 1.5 गुना हमने दिया है। और इसलिए आज इस सेक्टर में राष्ट्रीय महामार्ग की लेंथ को बढ़ाने का निर्णय जो हमने किया है, इसके पीछे धारणा यही है कि हमारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर साल 22% ग्रोथ रेट है। उस तुलना में रोड नहीं बढ़ते थे, इसलिए रोड को बढ़ाना और रोड पर चलने वाला जो ट्रैफिक है उसको सुसह्य ट्रैफिक हो, इसकी कोशिश करना। तो पहला हमने निर्णय किया राष्ट्रीय महामार्गों को बढ़ाने का। दूसरा निर्णय जो हमने किया है कि 10,000 PCOs के ऊपर अगर ट्रैफिक होगा तो हम उसको 4 लेन में कन्वर्ट करेंगे, ये निर्णय किया है। और अगर 20,000 PCOs के ऊपर जाएंगे तो हम 6 लेन में कन्वर्ट करेंगे। और इसके कारण भी हम काफ़ी एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। पर यह करने के लिए हमें लैंड एक्विजिशन की आवश्यकता है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता है। और समय समय पर ये न मिलने के कारण देश में इस सेक्टर में काफ़ी प्रमाण में समस्याएं खड़ी हुई। और रोड सेक्टर में हमने काम अलॉट कर दिए पर हमने एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिया, लैंड एक्विजिशन नहीं किया। इसके कारण करीब 403 प्रोजेक्ट 3,75,000 करोड़ के लगभग जब मैं मंत्री बना तो स्टॉल प्रोजेक्ट के काम बंद पड़ा था। पर इस बात की खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, हमने सब ने मिलकर इस पर समाधान ढूंढा है और 95% प्रोजेक्ट अब दौड़ने लगे, अब उसमें कोई समस्या नहीं रही है। ये करते समय हम नए DPR बना रहे हैं। रोड इंजीनियरिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और रोड इंजीनियरिंग की तरफ विशेष रूप से IRC ने ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे उनको अनुरोध है। जो DPR बनाने वाले कंपनीज है, जो अधिकारी है, इनको 21वीं सदी में हम लोग रोड सेक्टर में जाते हुए कौन सी विजन देना चाहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ समय ऐसे हुआ कि इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए
कुछ ब्रिजेस कैंसिल कर दिए, अंडरपास कैंसिल किए, जिसके कारण लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सो 100% परफेक्शन ये डीपीआर बनाने के इसमें होना चाहिए। इसकी चिंता हम इंजीनियरिंग कम्युनिटी को और विशेष रूप से डीपीआर बनाने वाले लोगों को सीरियसली करनी होगी। अगर डीपीआर परफेक्ट नहीं रहेगा तो भविष्य में अनेक प्रश्नों और समस्याओं का सामना समाज को और देश को करना होगा। और इसलिए डीपीआर प्रिपरेशन में रोड सेफ्टी के नज़रिए से हमको सोचना होगा कि ये डीपीआर में कोई गलती ना रहे, ताकि रोड इंजीनियरिंग के कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जिसकी जिम्मेदारी सरकार के रूप में हमारे ऊपर आएगी, और लोगों की इस प्रकार से जाने जाना ये ठीक नहीं है। और इसलिए डीपीआर भी अच्छे बनने चाहिए। मुझे 2 महीने पहले मौका मिला, मैं अमेरिका में था और सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजल्स में पैसिफिक महासागर के रोड से गया, और पहली बार मैंने देखा कि रोड साइड कितना सुंदर बनाया गया था। उस समुद्र किनारे के ऊपर होटल्स थे, मोटेल्स थे, नीचे से ऊपर पहाड़ी पर नीचे नीचे होटल्स थे, गाड़ियाँ नीचे जाती थी, और बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट बने थे। रोड साइड एमिनिटीज़ तो हम भी बना रहे हैं, पर क्या हम लोग हमारे देश के निसर्ग सौंदर्य का उपयोग करके रोड को ग्रीन हाईवे तो बनाए, पर उसके साथ उसके सौंदर्यीकरण को बढ़ा सकते क्या? इसके लिए भी सोचना होगा। और इसलिए अभी मुंबई से गोवा तक ये जो सागरी महामार्ग है, उसका डीपीआर बनाने के लिए मैंने महाराष्ट्र सरकार को, MSRDC को ये काम दिया है। और मैंने उनको कहा ये सागरी मार्ग के ऊपर समुद्र के नज़दीक से ये रोड जाता है, तो क्या इसको टूरिज़्म के दृष्टि से अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है क्या? जिस प्रकार से पैसिफिक महासागर में लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को तक जोड़ने वाला रोड बना है, तो उसकी अब ये कोशिश हो रही है। तो पहली बात तो रोड में हम लोग, रोड में सौंदर्यीकरण की ज़रूरत क्या है, ऐसा एक समय सवाल था। पर रोड पे चलते समय लोगों को आनंद मिलना चाहिए, और इसलिए रोड इंजीनियरिंग में आजू बाजू के नैसर्गिक सौंदर्य का उपयोग करके हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसको भी सोचना होगा। जो यूटिलिटी कॉरिडोर्स है, इसके बारे में भी भविष्य के लिए सोचना होगा, क्योंकि अब देश में काफ़ी बदल हो रहा है। मैं जब 95, 96, 2000 में महाराष्ट्र में मंत्री था और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का मौका मुझे मिला, तब मैंने 96, 97 में एक ऑप्टिक फाइबर केबल मुंबई और पुणे के बीच में डालने का निर्णय किया था। और मुझे उस समय बहुत लोगों ने कहा इसकी ज़रूरत क्या है, पर आज वो जो ऑप्टिक फाइबर केबल हमने डाली थी, उसके कारण महाराष्ट्र सरकार को हर साल 26 करोड़ रुपए मुनाफा मिलता है। तो रोड के बाजू में इलेक्ट्रिक लाइन, ऑप्टिक फाइबर के लिए लाइन, गैस के लिए लाइन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए लाइन, और अब तो आयन सरी भी हम लोग कर्नाटक में एक जगह से रोड के अंदर से पाइपलाइन से उसका भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो हमको यूटिलिटी शिफ्टिंग के समय, यूटिलिटी कॉरिडोर्स के समय भी एक नई सोच के साथ 21st सेंचुरी में जाने के लिए किस प्रकार से सोचना चाहिए, इसका विचार करना होगा। जहां हम लाइट लगाएंगे वो LED लाइट लगाएं, उसमें कई सोलर का उपयोग कर सकते हैं क्या, इसका भी विचार करना होगा। हमारे नागपुर में हम मेट्रो बना रहे हैं। मेट्रो का काम बहुत गति से शुरू है। हिंदुस्तान में सबसे फास्ट काम अगर कोई है तो नागपुर मेट्रो का है। और हमने बैठकर ये निर्णय किया कि हमारे मेट्रो को जितनी बिजली लगेगी उसकी 75% बिजली हम सोलर पावर करके तैयार करेंगे और उसका उपयोग करके मेट्रो चलाएंगे, और उसी के आधार पर मेट्रो का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब रोड में भी नया नया सोचना होगा। कुछ दिन पहले स्वीडन के एक कंपनी ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया था और उन्होंने इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया था। जैसे रेलवे के ऊपर वो पावर के लिए जो केबल डाली हुई रहती है, वैसे रोड पर केबल लगाई गई थी
और ट्रक के ऊपर रेलवे जैसी अरेंजमेंट करके उस केबल को लगकर ट्रक फास्ट से उस रोड से दौड़ रही थी इलेक्ट्रिक पर। एक एक प्रयोग, नए नए प्रयोग हो रहे, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये देश का भविष्य है। जो सब लोग करते वही कॉपी करके काम करने में कोई मज़ा नहीं है। कुछ नया करके दिखाना, यही तो इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि हम कैसे इनोवेशन करें। और सरकारें ये सोचे कि इनोवेशन में, रिसर्च में काम करने वाले लोगों में से अगर कहीं गलती होती है तो उसको माफ़ करना चाहिए। प्रयोग में ये नहीं है कि 100% उसमें प्रयोग यशस्वी होगा। कुछ यशस्वी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से डीपीआर बनाते समय और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए यूटिलिटी कॉरिडोर के हिसाब से भी एक विजन के रूप में देने का काम आप लोगों ने जरूर सोचना चाहिए। हमारी 3 बातें इंपॉर्टेंट है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हाईवे बनाने के कारण इकोनॉमी तो गतिशील होगी, पर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का क्या होगा? और इसलिए हमने ये तय किया है कि अब रोड पर हम लोग ग्रीन हाईवे बनाएंगे और 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये प्लांटेशन, प्लांटेशन एंड ब्यूटिफिकेशन के लिए खर्चा करेंगे। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को काम मत बताइए। कॉन्ट्रैक्टर का काम ब्रिजेज बनाना है, रोड बनाना है, पेड़ लगाना नहीं है। पेड़ लगाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, कॉरपोरेट्स, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट अगर आगे आते हैं तो इनको इनकरेज करना चाहिए। गांव-गांव में नर्सरी हमारे किसान तैयार कर सकते हैं। अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, बीच में एक सर्कल था, सर्कल के बीच में पेड़ भी लगाए थे और बीच में नर्सरी के लिए सैंपलिंग भी रखा हुआ था। जब एयरपोर्ट से आते समय मैंने देखा तो मुझे लगता है कि ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए भी एक मिशन मोड पर जाकर हम कोशिश करें, जिससे हमारे देश के एनवायरनमेंट के लिए हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये जो ग्रीन एरिया बढ़ेगा, ये देश के एनवायरनमेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम लोग ये करते समय एनवायरनमेंट के दृष्टि से वेस्ट मटेरियल का उपयोग हम हाईवे कंस्ट्रक्शन में कैसा कर सकते हैं। 2 बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम कैसे कम करें और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम कैसे इम्प्रूव करें। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए हमने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि डांबर में, टार में अब 8% वेस्ट प्लास्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमको बहुत तकलीफ देता है, शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या ये प्लास्टिक खरीदी करके हमारे जो बिटुमेन रोड है उसके बिटुमेन में अगर 8% प्लास्टिक ऐड करने की अगर हमने अनुमति दी है और अगर हम ये ऐड करते हैं तो इससे रोड कंस्ट्रक्शन भी अच्छा होगा और प्लास्टिक की जो समस्या है वो भी दूर होगी। और इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक का मैक्सिमम उपयोग स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, विलेज कनेक्टिविटी के रोड्स और नेशनल हाईवे में जहाँ बिटुमेन रोड है, सब जगह पर हमने आग्रह से करना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट की दृष्टि से हमारा ये बहुत बड़ा योगदान होगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। प्लास्टिक के साथ साथ जो आयरन स्लैग है, इसको भी यूज़ करने के बारे में हमने नोटिफिकेशन निकाला है। ऑस्ट्रेलिया से एक कंसल्टेंट है, भारतीय इंजीनियर है, वो यहाँ आए थे और वहाँ एयर स्ट्रिप भी आयरन स्लैग का उपयोग करके बनाई है। जमशेदपुर में भी रोड बनाया गया है। और इसलिए आयरन स्लैग का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ये भी सोचिए। कुछ पहले हमारे यहाँ विशेष रूप से तेलंगाना में, विदर्भ में, महाराष्ट्र में कोल माइंस है और कोल माइंस में एक डंप निकलता है। वो डंप निकलता है, उसमें से रिसर्च करके अब उससे सैंड निकलती है और उस सैंड की कीमत मार्केट के प्राइस से 25% है।
अब बड़े प्रमाण पर हमने अभी WCL में और यहाँ भी मुझे पता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। और ये सैंड का उपयोग हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे तो भी ये बहुत बड़ी बात होगी। देश के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा, इन्वायरमेंट के लिए उपयोग होगा। अभी तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला एक गोदावरी के ऊपर एक ब्रिज हमने बनाया है, जिसका इनॉग्रेशन 30 तारीख को हम कर रहे हैं सिरोंचा में, जो बड़ा नक्सलाइट एरिया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी मैंने आमंत्रित किया, आज उनसे चर्चा करने वाला हूँ। वो ब्रिज बनाने के बाद आश्चर्यकारक बात हुई कि रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन कैसे फ़ायदा कर देता है, इसका वो उदाहरण था कि वहाँ से जो गोदावरी से जो सैंड निकलती थी उसका ठेका महाराष्ट्र को हर साल 50 लाख रुपए मिलते थे। ब्रिज बनाने के बाद इस बार ठेका 50 करोड़ रुपए में गया है। और वहाँ से सैंड अब इधर हैदराबाद तक आने लगी है। तो मुझे ये लगता है कि रोड कंस्ट्रक्शन से कैसे इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, इसका ये उदाहरण है। और इसलिए विशेष रूप से मैं आपको एक बात के लिए कहूँगा कि इस प्रकार के वेस्ट मटेरियल इनोवेशंस, इसका उपयोग कैसे करें, इसके लिए सोचें। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबको प्रार्थना करूँगा कि इसको गंभीरता से लेकर जरूर करिए। हमारे देश में पानी की समस्या बहुत गंभीर है, पर यह पूरे देश की समस्या नहीं है। पानी की समस्या जो है वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इन राज्यों में पानी की समस्या है। और आज पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। और हम लोग अभी इनलैंड वाटरवेज बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी हम लोग काम शुरू करने वाले हैं। गंगा में हमने काम शुरू कर दिया है। 111 नदियों को हमने इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट करने का निर्णय किया है। अब नदियों पर बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं। इन 11 राज्यों के लिए आवश्यक है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए वहाँ पानी की लेवल अच्छी है, हरियाणा में अच्छी है, वहाँ 98% इरिगेशन है। सबसे कम इरिगेशन झारखंड में 5.6%, महाराष्ट्र में 18.5%, आंध्र प्रदेश में भी 21-22% है। और हमारे जब तक हमारी पानी की समस्या तेलंगाना, आंध्र में इतनी गंभीर है कि मार्च अप्रैल में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। आप अगर स्टेट हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर जो ब्रिजेस बना रहे हैं उसको इनलैंड वाटरवेज के हिसाब से वाटर गेट बनाकर, नेविगेशन के लिए उपयुक्त बनाकर, ब्रिज कम बंधारा, अगर ये डिज़ाइन आप बनाओगे और उसके कारण 15-15, 20-20 किलोमीटर पानी अगर रुक के रहेगा और हम उसमें ड्रेजिंग करके 3 मीटर का ड्राफ्ट करके पानी मेंटेन रखेंगे तो लाखों करोड़ों लोगों को पीने को पानी मिलेगा। रेलवे से पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए इसको प्राथमिकता से आप लें। सरकार में बहुत बार कोई काम करने में बहुत अड़चनें आती है क्योंकि लोग सीधा जानना चाहते हैं। और इसलिए जो रोड कंस्ट्रक्शन वाले वो कहते हैं कि हमारा पानी से क्या संबंध है, और पानी को हम लोग ब्रिज बनाना है, हमको नेविगेशन से क्या लेना देना है। इस प्रकार का आइसोलेटेड एक्सेंट्रिक अप्रोच इज नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट। वी शुड हैव ए इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर डेवलपमेंट। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ फिर नाराज होकर कि पॉलिसी कैसी बनाना ये हम तय करेंगे। वी आर द मिनिस्टर, वी आर द पॉलिसी मेकर्स, and you are supposed to implement the policy which is prepared by the minister। और इसलिए इसके बारे में नियम मैंडेटरी बनाना चाहिए। फिर भी लोग इधर उधर से कोई फाइनेंस इधर के उल्टा तिल्टा करके अपना काम है, नहीं है। अरे लोग मर रहे हैं। हम ट्रेन में पानी ला रहे पीने के लिए, करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं।
और अगर एक ब्रिज कम बंधारा बना तो हजारों गांवों को पीने के लिए पानी मिलेगा, नेविगेशन होगा, इरिगेशन बढ़ेगा, किसानों के खेत को पानी होगा, गांवों का विकास होगा। कितना बड़ा काम होगा। हमको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और मैं आपको कहूँगा कि आपके राज्य में जाकर आपके मंत्री से ये बात कहकर आप इसके ऊपर अमल करने का काम करिए, ताकि हम लोग हर ब्रिज कम बंधारा बनाएं और पानी को। अभी तो यहाँ रबर डैम भी बनाए, आंध्र प्रदेश में रबर डैम बने हैं। इसमें रिसर्च इनोवेशन बहुत हो सकता है। और अगर पानी हम अड़ा सकेंगे तो ये आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। और इसका इरिगेशन बहुत बड़ा है। मैं बार बार देश में उल्लेख करता हूँ कि तेलंगाना का 24,000 करोड़ रुपए इरिगेशन का बजट है। और आप ये जो मुख्यमंत्री जी को आप बताइए कि हमारे जो ब्रिजेस जहाँ जहाँ बन रहे हैं, वहाँ ब्रिज कम बंधारा बनाने के लिए अगर थोड़ा सा निधि स्टेट गवर्नमेंट देती है तो कम पैसे में इरिगेशन भी होगा, पीने का पानी भी मिलेगा। हम दोनों साथ में मिलकर ये काम करेंगे। ब्रिज का खर्चा हम वहन करेंगे, थोड़ा पानी के लिए थोड़ा राज्य सरकार करे, कितना इरिगेशन बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि आज जो पानी के लिए दिक्कत हो रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन हो गया है, लोग शहर की तरफ आ रहे, ये नहीं होगा। गांव समृद्ध और संपन्न बनेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें। ये सरकार में प्रवृत्ति है कि जो एस्टिमेट बनाता है उसको कोई लेना देना नहीं था। ये 10 करोड़ लगे कि 50 करोड़ लगे, लगाओ एस्टिमेट, मतलब मेरा क्या जा रहा है। ऐसा मत करिए। ये पैसा जनता का है, आपका है। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। क्या हम पैसा बचा सकते हैं? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे जो कोड्स है, ब्रिज कोड है, फ्लाईओवर के कोड है, रेलवे ओवर ब्रिज है, रोड कंस्ट्रक्शन है। जरूरी है हमको किस प्रकार के डिज़ाइंस चाहिए, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है। ये जायका के यहाँ आए हैं, आप इनसे जापान के क्या पैरामीटर से बुलाइए। IRC अध्ययन करें कि वर्ल्ड में नए नए सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस कौन सी है, इनोवेशंस कौन से हैं, डिज़ाइनिंग के नए नए पर्याय क्या है, प्रीकास्ट में क्या हो सकता है, स्टील का उपयोग कर सकते हैं क्या। तो मुझे लगता है कि इसमें जो इनोवेशन और रिसर्च है वही काम आपको करना है। और आप मंत्रियों के पास जाइए और कहिए कि सर ये हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, दो बातें ज़रूरी है। कि मैं मानता हूं कि ये सेक्टर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। इसके जो मैन पावर लगती है उसको स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देने की बहुत आवश्यकता है। आज देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है।